वेलकम टू एकेडमिक जोन। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर द नेशनलिज्म इन यूरोप का थर्ड सेक्शन एंड दैट इज द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848। दैट मीन्स कि ये आपके इस सेक्शन के टॉपिक से ही क्लियर हो जाता है कि इस सेक्शन में हम लोग रिवॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। लास्ट जो हम लोगों का सेक्शन था अबाउट द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसमें हम लोगों ने बात की थी कि किस तरह से नेशन स्टेट जो है उसके फॉर्मेशन के लिए जो है वो रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया था। हम लोगों ने कंजर्वेटिज्म के बारे में बात की थी। दैट मीन्स कि एक तरफ जो है वो कंजर्वेटिव्स पावरफुल हो चुके थे और दूसरी तरफ जो है रिवॉल्यूशनरीज भी खुद को प्रिपेयर कर रहे थे कि किस तरह से ये जो कंजर्वेटिव्स अपने रूल चलाने की कोशिश कर रहे हैं या अपने पावर को जो है इंप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कंजर्वेटिव थे वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक रूल के अगेंस्ट थे और जो ट्रेडिशनल मोनार्कियल रूल था ये उसके फेवर में थे। और उन्होंने कुछ ऐसा काम भी किया था, जैसे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि फ्रांस में उन्होंने फिर से मोनार्की सिस्टम स्टार्ट कर दिया था, जो बर्बन डायनेस्टी है उसे फिर से रिस्टोर कर दिया था। दैट मीन्स कि ये तो क्लियर है कि जो कंजर्वेटिव थे वो मोनार्की सिस्टम को फेवर कर रहे थे और पूरे यूरोप में जो है वो डेमोक्रेटिक रूल को के जो है वो अगेंस्ट थे। बट इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू नो अबाउट कि इसके अगेंस्ट जो रिवॉल्यूशनरीज थे, क्या वो रिवॉल्यूशनरीज सिर्फ प्लान कर रहे थे या वाकई में दे आर वर्किंग ऑन इट। तो इस सेक्शन में ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो ये जो ये रिवॉल्यूशनरीज थे, ये जो इनको हम लोग नेशनलिस्ट कह सकते हैं, इनको हम लोग लिबरलिज्म कह सकते हैं, तो ये लोग एक्टिव सबसे ज्यादा, अभी यूरोप की तो पूरी बात हो रही है, बट यूरोप में किस एरिया में ये लोग, किस रीजन में ये लोग ज्यादा एक्टिव थे। तो लेट मी टेल यू कि इटालियन एंड जर्मन स्टेट या ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड, पोलैंड, दिस वाज द रीजन जहां ये जो रिवॉल्यूशनरीज थे वो काफी एक्टिव थे। तो नेक्स्ट जो बात आती है वो ये कि रिवॉल्यूशनरीज जो थे या फिर ये जो लिबरलिज्म कह ले या नेशनलिस्ट कह ले, तो ये जो इन सबके जो सपोर्टर्स थे ये एक्चुअली लोग कौन थे। तो ये लोग जो थे ये हम लोग कह सकते हैं कि मिडिल क्लास, एलिट मिडिल क्लास के लोग थे, दोज हु वर एजुकेटेड मिडिल क्लास। तो इनमें कौन कौन लोग आ जाएंगे, लाइक प्रोफेसर, टीचर, क्लर्क, या फिर ऐसे जो कमर्शियल चीजों से, ट्रेड से ये सारी चीजों से जो है वो जुड़े थे। ये लोग जो है इस रिवॉल्यूशन में सबसे ज्यादा एक्टिव थे। वी कैन कॉल देम लिबरलिज्म, जो हम लोग लास्ट सेक्शन में पढ़ चुके हैं, एंड नेशनलिज्म जो है वो ये लोग जो है सबसे ज्यादा सपोर्ट करते थे। ठीक है, तो ये तो क्लियर है कि रिवॉल्यूशनरीज जो थे वो प्लानिंग कर रहे थे और वो लोग रिवॉल्यूशन भी कर रहे थे। तो लेट्स स्टार्ट कि उन लोगों की क्या प्लानिंग थी और वो लोग ने इस चीज को कैसे स्टार्ट किया। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इट इज अबाउट द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस। एक हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा था इन द 1789, जो हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे। बट ऐसा तो नहीं है कि कहीं किसी कंट्री में सिर्फ एक ही रिवॉल्यूशन होता है, बाद में रिवॉल्यूशन नहीं होता है। यस, तो फ्रांस का जो है यहाँ पे एग्जांपल हमारे सामने ही है कि देयर वाज अगेन अपराइजिंग ऑफ अ रिवॉल्यूशन इन फ्रांस, बट दिस वाज द ईयर जुलाई 1830। लेट मी टेल यू, जो हम लोग बात किए थे अबाउट द कंजर्वेटिव, जो वो लोग पावर में आ गए थे, दे वेयर दैट वाज द ईयर ऑफ 1859, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 1830। दैट मींस 15 इयर्स जो है वो रिवॉल्यूशनरीज जो है अपनी प्लानिंग कि किस तरह से जो फिर से कंजर्वेटिव रिस्टोर हो रहा है उसको हटा दिया जाए और किस तरह से फिर से रिपब्लिक या डेमोक्रेटिक रूल वापस से लाया जाए। तो फॉर दैट दे स्टार्टेड रिवॉल्यूशन। तो ये रिवॉल्यूशनरी जब फ्रांस में फिर से रिवॉल्यूशन हुआ तो चेंजेस क्या आने शुरू हो गए। तो सबसे पहला चेंजेस है द बर्बन किंग वाज ओवरथ्रोन। दैट मींस कि जो 1815 में बर्बर डायनेस्टी को फिर से रिस्टोर कर दिया गया था विद द हेल्प ऑफ कंजर्वेटिव रिवॉल्यूशनरीज ने उसे फिर से ओवरथ्रोन कर दिया। तो उसकी जगह क्या फिर से क्या रिस्टोर कर दिया गया, रिस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। दैट मीन्स कि मोनार्की सिस्टम को एंड अप कर दिया गया, बर्बर डायनेस्टी के जो भी किंग रहे होंगे उनको उनकी पोजीशन से हटा दिया गया एंड दे एस्टैब्लिश्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विथ लुइस फिलिप। दैट मीन्स कि जो मोनार्की के जो लीडर बने, जो रूलर बने, लुइस फिलिप वाज द रूलर, बट ये मोनार्की वाज कंप्लीटली डिफरेंट क्योंकि ये नाउ स्टार्टेड टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द बर्बन किंग, क्योंकि बर्बन किंग का वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं थी, वाज कंप्लीटली अ मोनार्की। दैट मींस कि वो कोई रूल, कॉन्स्टिट्यूशनल रूल फॉलो नहीं कर रहे थे, बट हियर द लुइस फिलिप वाज गोना फॉलो द रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो दैट वाज द चेंज। यहाँ पर एक बात है, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो मेटरनिक, ड्यूक मेटरनिक आपको याद होगा, चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया, तो वो ड्यूक मेटरनिक जो थे उन्होंने फ्रांस के बारे में कुछ बातें कही। व्हाट वाज दैट स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन फॉर्म
में भी ये स्टेटमेंट दिया जा सकता है, इसको आपको डिस्कस करने बोलेगा या एक्सप्लोर करने बोला जाएगा, ठीक है। तो मेचेनिक रिमार्क, When France sneezes, the rest of Europe catches cold। बहुत फनी सा एक स्टेटमेंट है, यहाँ पर ये बात हो रही है, मेचेनिक कह रहे हैं कि फ्रांस को अगर छींक आती है तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती है। दैट मीन्स कि इट मीन टू से कि फ्रांस एक ऐसा टेरिटरी है, एक ऐसा कंट्री है जहां कुछ भी अपराइजिंग होता है, कुछ भी चेंजेस आता है तो उसका पूरा असर जो है, उसका असर जो है पूरे यूरोप में पड़ता है। दैट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि अपराइजिंग हुआ फ्रांस में तो फ्रांस में ही दब के रह गया, नहीं, इसका असर कहाँ होगा, पूरे के पूरे यूरोप में होगा। लेट मी टेल यू कि लास्ट जब हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रहे थे इन द क्लास 9, वहां पर भी ऐसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो फ्रांस में ही हुआ था, लेकिन इसका असर जो हम लोग राइट्स की बात किए थे, फ्रीडम की बात किए थे, लिबर्टी की बात किए थे, ये सारे का असर कहाँ पहुंचा था, पूरे यूरोप में हुआ था, ठीक है। तो दैट वाज द, आई थिंक दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बाय जीव मेचेनिक, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, ये तो फ्रांस में जो चेंजेस आ रहे थे वो आ रहे थे। एक और रिवॉल्यूशन, देयर वाज द जुलाई रिवॉल्यूशन इन ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स क्या है, इट इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा चेंजेस आया। व्हाट वाज द चेंजेस, अर्लियर बेल्जियम वाज द पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, बट विद द अपराइजिंग ऑफ रिवॉल्यूशन, वहां पर भी रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, ब्रुसेल्स में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, और इसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकला, बेल्जियम गेट सेपरेटेड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम एंड बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन। क्लियर है, यहाँ पर नेशन स्टेट की फॉर्मेशन हो रही थी। लास्ट सेक्शन के फर्स्ट जो सब टॉपिक था उसी में मैंने आपको बता दिया था कि पहले यूरोप कैसा था, लेकिन वो उसमें चेंजेस आ रहे थे, और सबसे पहला जो चेंजेस का जो नेशनलिस्ट थे या जो नेशनलिज्म या लिबरलिज्म का जो सपोर्टर थे, उनका मानना था कि दे शुड स्टार्टेड टू हैव अ नेशन स्टेट, अपनी एक नेशन स्टेट होनी चाहिए, अपनी एक कंट्री का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो यहाँ से तो ये क्लियर होता जा रहा है कि जो रिवॉल्यूशनरी सोच रहे थे वो नाउ दे स्टार्टेड टू डू दैट। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि बेल्जियम नाउ बिकम एन स्टेट सेपरेटेड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो यहाँ क्लियर है कि फ्रांस में जो चेंजेस हैं, बेल्जियम में जो चेंजेस आए, दैट मींस इज बीन वेरी क्लियर कि रिवॉल्यूशनरीज जो है, रिवॉल्यूशन जो है वो वर्क कर रहा था और यूरोप में चेंजेस आ रहे थे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। दैट मींस की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो समझ ही रहेगा, आजादी के लिए जो वॉर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी रिवॉल्यूशनरीज का ही जो है वो पार्ट है कि किस तरह से जो है ग्रीस आप लोग जान ही रहे होंगे, इट इज वन ऑफ कंट्री ऑफ यूरोप। तो अर्लियर इट वाज अ पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर ऑफ टर्की की जो एम्पायर थे, दैट वाज अ वेरी फेमस एम्पायर ऑफ द मिडिवल वर्ल्ड। तो ये एम्पायर के जो ग्रीस वाज द पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी से ही ग्रीक जो था किसका पार्ट माना जा रहा था, ऑटोमन एम्पायर का पार्ट माना जाता है। दैट मींस ऑटोमन एम्पायर ने ग्रीस को जो है अपने पावर में ले रखा था। नाउ देयर वाज अ बिगिनिंग ऑफ रिवॉल्यूशन फॉर द ग्रीक इन 1821। 1821 से दे स्टार्टेड अ रिवॉल्यूशन। तो किस चीज का रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया था ग्रीस में, फॉर इंडिपेंडेंस। दैट मींस कि ग्रीस को जो है ऑटोमन एम्पायर के जो पावर से जो है उसको अलग कर दिया जाए। तो देयर रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन 1821। सपोज अब ये जो ग्रीस को जो इंडिपेंडेंस करवाने की बात हो रही थी, तो इसके सपोर्टर कौन कौन थे, रिवॉल्यूशनरीज तो थे ही थे, ठीक है, बट और भी कोई होंगे जो इनको सपोर्ट कर रहे होंगे, दोज हु लिव इन एक्साइल। दैट मींस कि ऐसे लोग जो ग्रीस से, दैट मींस कि व्हेन द ग्रीस वाज बिकम अ पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर, या ऐसे लोग जिनको देश निकाल दिया गया था, देश से निकाल दिया गया था, वैसे लोग दे वेर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टर फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीस। ये थे एंड सिंपैथी फॉर एंशिएंट एंड दोज हु हैव एन सिंपैथी फॉर एंशिएंट ग्रीक कल्चर। और वैसे लोग सबसे ज्यादा सपोर्टर थे जो ग्रीस के एंशिएंट कल्चर। वी ऑल नो दैट कि ग्रीस का कल्चर जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, ठीक है। तो उसके जो उस कल्चर को जो सपोर्ट करते थे, जिनको उनसे सिंपैथी थी, ये लोग जो है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को काफी सपोर्ट कर रहे थे और चाह रहे थे कि ग्रीस जो है वो ऑटोमन एम्पायर से अलग हो जाए। अकॉर्डिंग टू पोएट एंड आर्टिस्ट, पोएट और आर्टिस्ट के अकॉर्डिंग जो है ग्रीस को किस तरह से जो है डिपिक्ट किया जा रहा था, वो किस तरह से मान रहे थे ग्रीस को, तो दे वर थिंकिंग दैट ग्रीस वाज द क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि ग्रीस वाज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, उसी तरह से पोएट और आर्टिस्ट का मानना था कि क्रैडल का मतलब क्या होता है, पालना। दैट मीन्स कि यूरोपियन सिविलाइजेशन का अगर क्रैडल कह दे, दैट मीन्स कि जो इनको उसको इनिशिएट सिविलाइजेशन की जहां से शुरुआत हुई है, तो कहां से शुरुआत हुई है, पोएट और आर्टिस्ट का मानना था कि इसकी शुरुआत ही ग्रीस से हुई है। तो जिस
रीजन से जो है पूरे यूरोपियन सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई है, क्यों उसे एक मुस्लिम एम्पायर के विदिन रहने दिया जाए, क्यों ना उसे वहां से इंडिपेंडेंट करा दिया जाए, उसे वहां से छुड़ा दिया जाए। ठीक है, तो देयर वाज दैट मींस कि ये सारे लोग रिवॉल्यूशनरीज थे, द पीपल हु वेर इन एक्साइल, वैसे लोग जिनको ओल्ड सिविलाइजेशन से जो सिंपैथी थी, दे वेर द ग्रेट सपोर्टर ऑफ दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड दे वेर डूइंग देयर बेस्ट टू मेक ग्रीस इंडिपेंडेंट नेशन। ठीक है, यहाँ पर एक इंग्लिश पोएट की बात हो रही है, लॉर्ड बैरन। लॉर्ड बैरन भी जो है ही वाज द सपोर्टर टू मेक ग्रीस एन इंडिपेंडेंट नेशन। व्हाट ही स्टार्टेड टू डू, ही स्टार्टेड टू ऑर्गेनाइज फंड। वो उन्होंने फंड इकट्ठा करना शुरू किया ताकि ग्रीस को जो है छुड़ाया जा सके। उसके वॉर के लिए जो है पैसे तो चाहिए ही थे, तो उन्होंने फंड इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उसके बाद से वो वॉर के भी लिए निकल गए, बट वहां पर जो वॉर ड्यूरेशन, विद इन ड्यूरेशन ऑफ द वॉर उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो ये टॉकिंग अबाउट लॉर्ड बैरन। दैट मींस कि अगर जब भी आपको क्वेश्चन होता है रिलेटेड विद द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इनका जो है मेंशन आपको करना, नाम मेंशन करना बहुत जरूरी हो जाता है। देन आफ्टर दैट मींस कि ये क्लियर है कि देयर वाज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन ग्रीस, और लोग जो है एकदम लग गए थे। देयर वाज अ रिवॉल्यूशन हु वांटेड टू सेपरेट Greece from the Ottoman Empire, and that was successful. Now there was held a treaty of Constantinople. Constantinople की treaty हुई in the year 1832, and after that Greece became an independent nation, और वो उसको ऑटोमन एम्पायर से सेपरेट कर दिया गया। ठीक है, तो दैट मीन्स कि इस सेक्शन में जो हम लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये इसके हर एक स्टेटमेंट आपको जो है इंपॉर्टेंट मिलेंगे। फर्स्ट जो हम लोगों ने बात की अबाउट द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस, ठीक है, दैट वाज इंपॉर्टेंट। क्लियर है, जुलाई रिवोल्यूशन, बेल्जियम जो है किस तरह से जो है इंडिपेंडेंट नेशन बन गया फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके आंसर प्रिपेयर करने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। तो इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन है वो आपको आपके स्क्रीन मिल जाएंगे। जस्ट गो थ्रू दैट क्वेश्चन आंसर के टॉपिक, जो आंसर के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपके सामने है। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस एंड दिस, और आप अपने आंसर जो है प्रॉपर प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके देन, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसी सेक्शन के नेक्स्ट सब टॉपिक की। ओके देन, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।